मेरे प्यारे बच्चों, अब ये न्यूटन सेकंड लॉ मैं बताने जा रहा हूं। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के पार्ट 1 में मैंने आपको फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताया, जिसमें ये कहा था कि यदि कोई वस्तु स्टेट में है तो उस पर कोई बल नहीं लगता है, वह केवल एक जड़त्व का नियम है। लेकिन दूसरे लॉज में न्यूटन साहब बल का डेफिनेशन दिए। तो पहले बल का डेफिनेशन जानने के लिए आपको एक्सीलरेटेड मोशन जानना जरूरी है। तो देखिए, आप पहले ये एक्सीलरेशन जानिए। एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन इसकी परिभाषा देते हैं द रेट ऑफ चेंज, द रेट of change, the rate of change of the rate of change of velocity, the rate of change of velocity is known as the acceleration और तो पॉजिटिव रेट ऑफ चेंज को एक्सीलरेशन बोलते हैं, और ये एक्सीलरेशन जो होता है पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है। लेकिन इसी को आप यहाँ पर और रिटार्डेशन एक को रिटार्डेशन कहते हैं, रिटार्डेशन ये दोनों रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। यदि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वेलोसिटी के डायरेक्शन में है तो उसे एक्सीलरेशन कहते हैं। आप यहाँ पर अच्छी तरह से जान ले, if the rate of change appears in the direction of velocity, appears in the direction of velocity, direction of velocity, it is known as acceleration. It is known as acceleration. And if the rate of change
if the rate of change if the rate of change appears in the opposite direction, direction of velocity it is known as retardation. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दो प्रकार का हुआ। देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ये देखिए दो प्रकार का हुआ। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दो प्रकार का हुआ। ये देखिए, एक को कहते हैं, एक को हम कहेंगे यहां पर एक्सीलरेशन और दूसरे को यहां पर कहेंगे रिटार्डेशन। तो वेग परिवर्तन की दर को हम एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन कहते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि स्टेशन से गाड़ी, ट्रेन जब खुलती है तो वह विराम अवस्था से चलती है और धीरे धीरे स्पीड उसका बढ़ता जाता है। तो वहां धीरे धीरे जो स्पीड बढ़ रहा है तो ट्रेन में वहां पर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है और जब स्टेशन पर रुकना होता है तो ड्राइवर ब्रेक लगाता है। तो ब्रेक लगाने से गाड़ी धीरे धीरे अपने निश्चित स्टेशन पर जा करके रुक जाती है, वहां पर रिटार्डेशन हुआ। तो यह चेंज इन वेलोसिटी ये दो प्रकार का हुआ। एक हुआ एक्सीलरेशन और दूसरा हुआ रिटार्डेशन। एक को हिंदी में यहाँ पर वेग वर्धन कहते हैं, इसको वेग वर्धन कहते हैं। वेग वर्धन हिंदी में वेग वर्धन कहते हैं ऐसे। और इसको कहते हैं वेग ह्रास। यहाँ कहते हैं वेग ह्रास, वेग का धीरे धीरे घटना, वेग ह्रास। तो ये हुआ एक्सीलरेशन। तो यदि बॉडी का वेलोसिटी v है तो अब देखिए,
देखें तो यदि कोई बॉडी मान लेते हैं ये ऐसे चल रहा है और यहाँ पर बॉडी का वेलोसिटी v1 है, यहाँ पर बॉडी का वेलोसिटी v1 है, यहाँ पर वस्तु का वेग हो गया v2 और ये समय लगा यहाँ से यहाँ तक आने में, मान लेते हैं t समय लगा, तो यहाँ पर एक्सीलरेशन a, इसको जो लिखते हैं यह v2 माइनस v1 और ये हुआ वेग परिवर्तन, और जब टाइम से भाग दे देंगे तो ये रेट निकल गया। तो यही एक्सीलरेशन F बराबर v2 माइनस v1 बटा t लिखते हैं। अंतिम वेलोसिटी माइनस प्रारंभिक वेलोसिटी बटा टाइम। तो टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, दूसरे रूप में आप कह सकते हैं द टाइम रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, समय के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो अब दूसरा टर्मिनोलॉजी है, देखिए एक टर्मिनोलॉजी है यहाँ पर मोमेंटम, ये मोमेंटम टर्म है, मोमेंटम 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 मोमेंटम, इसको हिंदी में आप संवेग कहते हैं। तो ये थोड़ा संवेग को आप समझ लीजिए, संवेग क्या करता है, इसका प्रभाव कैसा पड़ता है। तो देखिए आप कल्पना करिए कि फर्श पर एक शीशे का प्लेट रखा है जिसकी मोटाई आप मान करके चलिए कि 3 mm है। तो यदि उस शीशे के प्लेट पर यदि कम ऊंचाई से, बहुत कम, सपोज करिए 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर हाइट से यदि उस 1 किलोग्राम के वेट को गिरा देंगे तो प्लेट नहीं टूटेगा, क्योंकि वहां पर 1 किलोग्राम जो आप वेट को गिराए उसमें वेलोसिटी प्रोड्यूस उतनी नहीं हुई जिसके कारण वो शीशा टूट जाए। लेकिन यदि कम ही मास का, जैसे साइकिल का बॉल बेयरिंग होता है या मोटरसाइकिल का, अब उसको किसी गन के द्वारा बहुत तेजी से शीशे के प्लेट पर मार दिया जाए तो शीशा टूट जाएगा। तो अब सवाल उठता है कि शीशा किस कारण से टूटा। तो शीशा यहाँ पर शीशा को तोड़ने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मोमेंटम की जरूरत थी। तो वह मोमेंटम जो है वेलोसिटी और उस बॉडी के मास पर निर्भर करता है। यदि बहुत छोटी गोली हो और बहुत तेज वेलोसिटी से यदि शीशे के प्लेट को मारा जाए तो भी वो शीशा नहीं टूटेगा। जैसे साइकिल की बॉल बेयरिंग से यदि बहुत तेजी से मार भी देंगे तो 3 mm का शीशा नहीं टूटेगा। उसको तोड़ने के लिए थोड़ा मास भी चाहिए। तो मोमेंटम वह भौतिक राशि है जो मास और वेलोसिटी दोनों के कारण प्रोड्यूस होता है। तो देखिए यहाँ डेफिनेशन में मैं लिख रहा हूं, देखिए द मोमेंटम, ए मोमेंटम, ये द मोमेंटम, सॉरी, द मोमेंटम, द मोमेंटम, द मोमेंटम, द मोमेंटम is a physical quantity, is a physical quantity, is a physical quantity, is a physical
क्वांटिटी which produces in a moving body, which produces, the momentum is a physical quantity which produces in a moving body and it depends on the mass of the moving body, mass and velocity of the moving body and it is formulated by mv, where m is the mass and v is the velocity where m is the mass and v is the velocity of the moving body तो आप देखिए मोमेंटम एक ऐसी भौतिक राशि है जो मूविंग बॉडी के मास और वेलोसिटी दोनों पर निर्भर करता है। यदि मास बहुत छोटा है तो वेलोसिटी बहुत बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि वस्तु जो टूटती है वह बल के द्वारा नहीं टूटती है। वस्तु ये सवाल पूछा जाता है कि यदि शीशे का प्लेट टूटा तो मोमेंटम के द्वारा टूटा या इंपल्स के द्वारा टूटा या बल के कारण टूटा। वस्तु जो टूटती है वो मोमेंटम के द्वारा टूटती है। दीवार पर आप धक्का देते हैं तो जो धक्का दे करके आप दीवार को तोड़ दिए तो वह मोमेंटम के कारण टूटा। तो देखिए, तो किसी वस्तु को तोड़ने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मोमेंटम की जरूरत पड़ती है और वह मोमेंटम मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर होता है। न्यूटन साहब ने इस प्रकार से मोमेंटम को डिफाइन किया। कोई वस्तु गतिमान है, उसका मास m है, वेलोसिटी v है, तो उसमें कांस्टेंट अमाउंट ऑफ मोमेंटम है। लेकिन यदि वेग बदल रहा है, उसमें एक्सीलरेशन है, तब वहां पर चेंज इन मोमेंटम है। तो न्यूटन साहब कहें कि जहां चेंज इन मोमेंटम है वहीं पर बल है। वेयर देयर इज ए चेंज इन मोमेंटम देयर इज ए फोर्स।
वहां पर एक बल है। जहां चेंज इन मोमेंटम नहीं है तो वहां पर बल है ही नहीं। तो इस प्रकार से दूसरे नियम को इस प्रकार से परिभाषित किया गया। देखिए, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये लॉ कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट of change, the rate of change, the rate of change in momentum, in momentum, in momentum, in momentum is directly proportional, is directly proportional, proportional, proportional to the effective force, to the effective force, प्रभावी बल। आप इसको हिंदी में कहेंगे इस प्रकार से, संवेग परिवर्तन की दर। देखिए, संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन की दर, की दर प्रभावी बल के समानुपाती होता है। प्रभावी बल जो प्रभाव डाल रहा है, प्रभावी बल के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, या इसको अनुक्रमानुपाती भी कहते हैं। ऐसा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। आप जानते होंगे कि दो प्रकार का, ऐसे तो तीन प्रकार की प्रोपोर्शनलिटी है। एक को कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन और दूसरे को कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन। मैं बाद में समझा दूंगा, लेकिन इस दूसरे नियम को आप देखिए ध्यान से पहले। देखिए, मान लेते हैं कि कोई बॉडी इस रेखा पर चल रही है। देखिए, एक बॉडी जो है एक सरल रेखा पर चल रही है। एक बॉडी जो है एक सरल रेखा पर चल रही है। तो अब ये बॉडी जो है यहां से चलना स्टार्ट किया। यहां पर इसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी v1 थी और t समय में ये बॉडी जो है यहां पर चली आई। यहां पर वेलोसिटी इसका v2 हो गया और तो v2 हुआ, इसका मतलब है कि एक्सीलरेशन लग रहा है, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। और एक्सीलरेशन प्रोड्यूस तभी होगा जब उसमें चेंज इन मोमेंटम है। जब चेंज इन मोमेंटम होगा तभी उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो सकता है। तो मान लीजिए कि इस बॉडी पर जो बल लग रहा है वह बल P है।
हम बल को अक्सर P से लिखते हैं और एक्सीलरेशन को F से लिखते हैं। तो देखिए चेंज इन द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अब बॉडी का मास यहाँ पर मान लीजिए कि इसका मास m है, तो मास तो यहाँ पर बदल नहीं रहा है, बदल रहा है केवल वेलोसिटी। तो यहाँ से बल की परिभाषा मिल जाती है। देखिए कैसे, यहाँ पर लिखिए लेट m be the mass, let m be the mass, m be the mass of a moving body, of a moving body। चलती हुई वस्तु का मास हमने m मान लिया। and let its velocity changes from V1 to V2 in the time t। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कितना हुआ? तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि इनिशियल मोमेंटम कितना हुआ और फाइनल मोमेंटम कितना हुआ। देखिए यहाँ पर therefore initial momentum बॉडी का इनिशियल मोमेंटम mv1 हो गया एंड फाइनल मोमेंटम ये हो गया mv2। तो therefore change in momentum, therefore change in momentum ये चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू हो गया mv2 माइनस mv1 और दिस इज इक्वल टू m टाइम्स v2 माइनस v1। ये चेंज इन मोमेंटम हो गया। अब अकॉर्डिंग टू यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालिए। देखिए and the rate of change
इन मोमेंटम, इन मोमेंटम ये हो गया m v2 माइनस v1 बटा t, तो ये एक्चुअली mf हो गया, क्योंकि ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सीलरेशन हो गया। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, if P is the effective force, if P is the effective force, effective force, effective force effective force then according to second law of motion, second law of motion behave, सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पर फोर्स P मान लिया गया है, तो इसका मतलब हुआ कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसे लिखते हैं, ये वेरिएशन सिंबल है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mf, ऐसा हो। एंड इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को इक्वेट करने के लिए हम एक कांस्टेंट से गुना करते हैं, तो यहाँ P इज इक्वल टू लिखते हैं K टाइम्स mf, K times mf, where K is a constant, where K is a constant, यहाँ पर हम स्मॉल k की बात करें, स्मॉल k लिखें, where K is a constant, constant of proportionality, proportionality समानुपाती कांस्टेंट है, तो यहां पर P इज इक्वल टू K इंटू mf हो गया। अब यहां पर आपने किताबों में पढ़ा होगा कि K का मान 1 कर दिया जाता है, तो कैसे 1 कर देंगे, तो देखिए यहां पर K जो हम 1 करते हैं एक्चुअली यूनिट डिपेंडेंट कांस्टेंट है। कांस्टेंट फिजिक्स में बहुत तरह के होते हैं, यूनिट डिपेंडेंट होते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट होते हैं, मीडियम पर डिपेंड करने वाले कांस्टेंट हैं। यहाँ पर यूनिट डिपेंडेंट कांस्टेंट के लिया गया है, देखिए कैसे, बल की यूनिट जो है न्यूटन रखा गया और इसे कैपिटल M से लिखते हैं। तो देखिए यूनिट के बारे में थोड़ा सा जान लें। देखिए वेलोसिटी की यूनिट, वेलोसिटी, ये वेलोसिटी इसकी यूनिट जो है ये मीटर पर सेकंड ऐसे लिखते हैं, और एक्सीलरेशन की यूनिट हो गई, एक्सीलरेशन इसकी यूनिट हो गई यहाँ
एक्सीलरेशन की यूनिट, यहाँ बराबर मत लिखिए, यूनिट है ये मीटर पर सेकंड, और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि ये वेलोसिटी का चेंज होने का रेट है, इसीलिए टाइम इसमें 2 बार आएगा, इसीलिए एक्सीलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। और फोर्स की यूनिट जो ली गई यहाँ फोर्स, तो ये फोर्स की यूनिट ली गई यहाँ पर न्यूटन, और इस न्यूटन को हम यहाँ पर कैपिटल एन से लिखते हैं। तो पहले एक न्यूटन का बल कितना होता है एक डिफाइन किया गया, तो देखिए कैसे। देखिए ऐसा सिस्टम यूनिट में लेंथ को किलोमीटर में लेते हैं, लेंथ को मीटर में लेते हैं, और टाइम को सेकंड में लेते हैं, और मास को केजी में लेते हैं। ये एमके सिस्टम कहिए या एसआई सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। तो उसमें ऐसा यूनिट में फोर्स का यूनिट कैपिटल एम हुआ, एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। तो एक न्यूटन का बल क्या है? 1 न्यूटन हम डिफाइन करने जा रहे हैं। 1 न्यूटन या बल कितना बड़ा है? 1 न्यूटन यह कितना बड़ा बल है? तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 1 न्यूटन का बल कितना बड़ा है। तो पहले आपको यह विचार करना पड़ेगा कि जब किसी बॉडी पर बल लगता है तो होता क्या है। तो यह बात ध्यान देने की है कि जब किसी वस्तु पर बल लगेगा तो उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा और चेंज इन मोमेंटम होगा। तो अब वह डिपेंड करेगा कि वस्तु का मास कितना है। तो 1 न्यूटन का बल वह बल है जो 1 किलोग्राम की वस्तु पर जब लगता है तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। तो देखिए 1 न्यूटन is a force which when applied on a body of mass 1 kg, it produces an acceleration of 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 न्यूटन का बल वह बल है जो जब 1 किलोग्राम की वस्तु पर लगता है तो उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है।
तो ये न्यूटन को हमने पहले ही डिफाइन कर लिया। तो अब जैसे ये रिलेशन है, देखिए देखिए ये जब ऐसा रिलेशन है, देखिए P इज इक्वल टू, यही लाया रिलेशन आपने, K टाइम्स ma, ये इतना के बराबर है। अब मान लीजिए कि P, यह जो K कांस्टेंट है वह P, M और F के हर एक मानों के लिए कांस्टेंट है। यहाँ M बदलता रहेगा, F भी बदलता रहेगा, P भी बदलता रहेगा, तो कांस्टेंट यहाँ पर नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर P का मान 1 न्यूटन लिया गया हमने। ऐसे तो P का मान 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, सबके लिए वही कांस्टेंट रहेगा। लेकिन E यहाँ पर P का मान ले लिया 1 न्यूटन, 1 न्यूटन, P इज इक्वल टू 1 न्यूटन, M इज इक्वल टू हमने ले लिया 1 kg, 1 kg ले लिया, एंड F इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लिया, ऐसा ले लिया। तो देन यहां पर आ जाएगा, देन यहां पर आ जाएगा, देखिए 1 इज इक्वल टू K टाइम्स इंटू 1 इंटू 1, ऐसे आ जाएगा। एंड दिस इंप्लाइज यहां पर K का मान 1 हो जाएगा। तो यहां पर K जो कांस्टेंट लिया गया वह यूनिट डिपेंडेंट कांस्टेंट है, और इसीलिए K का मान यहां पर 1 होगा, क्योंकि यह रिलेशन जो है ना वह P के हरेक P, M और F के हरेक मानों के लिए वैलिड है। तो P का मान 1 दिया, M का मान 1 दिया, F का मान 1 दे दिया, तो K का मान यहाँ पर 1 हो गया। तो यह यूनिट डिपेंडेंट कांस्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, हमने अभी कहा कि कई एक तरह के कांस्टेंट होते हैं। एक होता है यूनिवर्सल कांस्टेंट, जिसको हिंदी में सार्वत्रिक कांस्टेंट कहते हैं। दूसरा होता है मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट, जो माध्यम पर निर्भर करता है। यह माध्यम पर निर्भर करने वाला कांस्टेंट नहीं है, यह यूनिट डिपेंडेंट कांस्टेंट है। और इसीलिए ये फॉर्मूला हो गया, देयरफॉर यहां पर हम निकाल चुके कि P इज इक्वल टू ma, यानी मास इंटू एक्सीलरेशन। यही फॉर्मूला न्यूटन साहब ने दिया बल के लिए। यह फॉर्मूला जो है बल के लिए मास इंटू एक्सीलरेशन, यह सबसे प्रथमतः न्यूटन साहब ने यह फॉर्मूला निकाला। तो अब मैं इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ। अब आगे की बात आगे की वीडियो में पार्ट 3 में मैं बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करते जाइएगा और बेल आइकन को आप प्रेस करते जाइएगा, ताकि जो भी वीडियो हम बनावे वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद।